अभी पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहिबा की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। उसके अंदर जो टीम है रेस्क्यू 1122 की, वो आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे ट्रेंड करती है। अब 6 माह तक रेस्क्यू 1122 के साथ उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हमारे साथ ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। पर मंथ 25,000 रुपया हर जवान के लिए, नौजवान के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान में कब इसका आगाज हुआ और इसके पीछे क्या मकसद थे बनाने के, इस बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। अगर कोई बंदा इस तरफ आना चाहता है उसके बारे में कुछ बताएं कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या उसका क्या तरीका कार है इसमें इंटर होने का, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग का जो फेज़ है वो है ही मुश्किल, डेफिनेटली मुश्किल इन द सेंस क्योंकि आपको आने वाले कल के लिए प्रिपेयर किया जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सेफ्टी ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 के जनाब मोहतरम जमशेद गुलजार साहब। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, ARP न्यूज़ का, आपकी टीम का, कि आपने ये समझा कि रेस्क्यू 1122 का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आए और रेस्क्यू के मतलब जितनी भी एमरजेंसीज़ हैं या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में आवाम को आगाह किया जाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान में कब इसका आगाज हुआ और इसके पीछे क्या मकसद थे बनाने के, इस बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। हमारी जो सर्विस है इसका आगाज़ 2004 में लाहौर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया। ठीक हो गया। उसके पीछे जो मुहर्रकात थे वो कुछ यूँ थे कि स्टडीज़ इसके पीछे कुछ कंडक्ट की गई कि पाकिस्तान में, पंजाब में रोड के ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आया कि वो विक्टिम या वो लोग जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है उनको कोई एमरजेंसी में एम्बुलेंस मिल पाती है उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए। तो उसके रिज़ल्ट कुछ यूँ थे कि हमारे पास 80 to 90% लोग ऐसे थे जो रोड पे ही पड़े रह जाते थे और उनको कोई हॉस्पिटलाइज नहीं करता था। कोई प्रॉपर सर्विस, कोई प्रॉपर इस तरह का महकमा मौजूद नहीं था कि वहाँ से उनको पिक करे और उनको हॉस्पिटलाइज कर दे। इसके लिए 2004 में हमारी जो ये एमरजेंसी सर्विस है, और बाकायदा पहली पाकिस्तान में ऐसी एमरजेंसी सर्विस थी जो कि एम्बुलेंस इक्विप्ड थी, उसमें लाइफ को बचाने वाले वो सारे के सारे आलात थे और बाकायदा ट्रेंड स्टाफ उस गाड़ी के ऊपर मौजूद था जो कि उस इंसिडेंट साइट से मरीज़ को उठा के फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हुए, इंजरीज़ को मिनिमाइज़ करते हुए करीब तरीन जो हॉस्पिटल था वहाँ पे शिफ्ट कर। अब आ जाए आपकी तरफ। आपने जब इसको ज्वाइन किया इसके पीछे क्या वजूहत थी या वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको कहा कि जमशेद साहब आप रेस्क्यू 1122 ज्वाइन करें, इस बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल, शौक भी था कुछ। अच्छा। कि यूनिफॉर्म्ड फोर्स जो है उसको ज़रूर ज्वाइन करूं, ख्वाहिश भी थी एक दिली। तो इसको ज्वाइन करने के पीछे कुछ यूं भी था कि ये एक ऐसी सर्विस थी कि जिसमें ना सिर्फ आप प्रोफेशनली जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ आवाम की खिदमत भी हो रही है। बेशक तो वही वालदैन की तरफ से भी और ख़ुद भी जो जज्बा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ और बढ़ चढ़ के कर सकूँ, तो उसी को बस मद्देनज़र रखते हुए 2012 में मेरे सामने एक एडवर्टाइजमेंट रेस्क्यू 1122 की आई, तो मैंने फ़ौरन भागते हुए इसको किया और ज्वाइनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब भी हुआ और 2012 से मैं सर्विस का हिस्सा। पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई और अब तक कितने स्टेशन पे आप जॉब कर चुके हैं, और लास्ट पे मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट स्टेशन कौन सा है? जी, जो मेरी 2012 में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बाद पहली जो पोस्टिंग हुई वो तहसील खारियाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुई थी। अच्छा। 2013 में, अक्टूबर 2013 में तहसील खारियाँ का जो स्टेशन है उसको मैंने ही स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और तब से मैं यहीं पे हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने खारियाँ के अंदर 2 जो नए टाउन लेवल के स्टेशन हैं, एक रेस्क्यू स्टेशन डिंगा और एक रेस्क्यू स्टेशन लाला मूसा, जो एक्सपेंशन में हमारे पास आया। 3 स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास हैं रेस्क्यू के तहसील खारियाँ के अंदर जो चल रहे हैं। ठीक। रेस्क्यू 1122 में वो कौन सी ऐसी बातें या क्वालिटी देखी
कि जिनको देख के यही दिल किया फौरी तौर पे मैं इसको ज्वाइन कर लूं? जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रेस्क्यू 1122 ना सिर्फ एक प्रोफेशनल जॉब है आपकी, जिसमें आपको डिपार्टमेंट पे भी करता है, साथ साथ उसके जो इंसानी खिदमत है वो बियॉन्ड है हर काम से। कि आप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जब हमें कॉल रिसीव होती है, हम वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो इसी चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि हमें किसी तरह कोई ना कोई उस इंजरी से, उस फायर इंसिडेंट से, उस रेस्क्यू वाले इंसिडेंट से निकाले और फौरी तौर पे कोई ना कोई मरहम करते हुए, कोई ना कोई फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हुए हमें फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज कर दे। तो इस जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने रेस्क्यू 1122 की जो सर्विस है, जो कि अब डिपार्टमेंट प्रॉपर एक बन चुका है, उसको मैंने ज्वाइन किया। रेस्क्यू 1122 ज्वाइन करने के बाद ये जब आप इसकी ट्रेनिंग करते हैं, किन किन मुश्किलात जो हैं उनका आपको फेसिंग करनी पड़ती है? ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग का जो फेज़ है वो है ही मुश्किल, डेफिनेटली मुश्किल इन द सेंस, क्योंकि आपको आने वाले कल के लिए प्रिपेयर किया जाना होता है। और आने वाला कल, अगर हम डिपार्टमेंट की, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, तो हमारा जो आने वाला कल है वो इस तरह की इमरजेंसीज़ हमें डील करना पड़ती हैं जहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है काम, और इतना बेहतर करना है कि उस इमरजेंसी से मरीज़ को फौरी तौर पे निकालते हुए, फायर फाइटिंग करते हुए, रेस्क्यू करते हुए उसको सेफ़ जगह पे पहुंचाना होता है। तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग का अमल है, जो ट्रेनिंग का दौरानिया है, वो टफ़ है, जिसमें फ़िज़िकल भी है, ड्रिल भी है, मेडिकल की हमारी ट्रेनिंग है, फायर की हमारी ट्रेनिंग है, रेस्क्यू की हमारी ट्रेनिंग है। अच्छा, ये 3 किस्म के सेगमेंट हैं और इसके ऊपर पूरा 6 माह फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर वो प्रॉपरली फोकस करते हैं ताकि आपको फ़िज़िकली फ़िट किया जाए। और ना सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान, बल्कि हमारे यहाँ पे पोस्टिंग के बाद हर महीने स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, नॉलेज टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ताकि हर महीने हर एहलकार की जो फिटनेस है उसका मेयार चेक किया जा सके, ताकि उसकी बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा सके। अगर कोई बंदा इस तरफ आना चाहता है, उसके बारे में कुछ बताएं कि कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या उसका क्या तरीक़ाकार है इसमें इंटर होने का, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन काम कर रहे हैं रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म पे। उनमें हर डेजिग्नेशन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मुख्तलिफ है। एज के अगर हम बारे में डिस्कस करें तो कम अज़ कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक एज है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो वही जो आर्मी के यूनिफॉर्म्ड जितने भी इदारे हैं उनके जो स्टैंडर्ड हैं 5 फीट और 7 इंच कम अज़ कम एज है। उसके बाद कम अज़ कम तालीम वाला जो हमारे पास रिक्रूट है बंदा, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन का है, वो मैट्रिक है, कम अज़ कम मैट्रिक। अच्छा। क्योंकि हर जो एहलकार रेस्क्यू 1122 का जो स्टाफ है उसको हम मल्टीटास्किंग, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हर बंदा जो है, चाहे मैं हूँ, मैं भी ड्राइव भी करता हूँ, मैंने फ़र्स्ट एड भी प्रोवाइड करनी है, मैंने फायर फाइटिंग भी करनी है, हर बंदा चूँकि मल्टीटास्किंग है, लिहाजा एजुकेशन के ऊपर और जो फिज़िकल फिटनेस है इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। उसके बाद ड्राइवर के लिए जो कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है और साथ में LTV का 2 साल लाइसेंस दरकार है। इसके बाद जो हमारे 3 डेजिग्नेशन जो काम करते हैं एम्बुलेंस के ऊपर, फायर व्हीकल के ऊपर और डिज़ास्टर स्पेशलाइज्ड जो व्हीकल है उसके ऊपर, उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है डिस्पेंसर जो एम्बुलेंसेस के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो जो फायर का स्टाफ है और जो डिज़ास्टर वाली गाड़ी पे स्टाफ डिप्यूट है, उनकी क्वालिफ़िकेशन ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद ग्रेड 12 है शिफ्ट इंचार्ज, ये प्रमोट हो के सीट जो है एहलकारों को इस पे तैनात किया जाता है, क्योंकि उसने पूरी एक शिफ्ट को 8 घंटे के जो लोग एक शिफ्ट में चल रहे हैं उसको मैनेज करना है। उसके बाद स्टेशन कोऑर्डिनेटर है, इसकी भी जो सीट है वो प्रमोशन से ही है, बाय प्रमोशन है। और जो रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर या तहसील इंचार्ज जो डिप्यूट किया गया है वो मास्टर्स उसकी क्वालिफ़िकेशन है और ग्रेड 16 है और ये भी प्रमोट है। डायरेक्ट इंडक्शन जो हमारे डिपार्टमेंट में होती है वो 11वें स्केल पे होती है और ड्राइवर की 4 स्केल पे होती है। अब आ जाएं कि एक तहसील में, अब आ जाएं कि आपके स्टाफ की तरफ। एक तो मुझे ये बताएं कि आपके पास कितना स्टाफ है, दूसरा ये है कि इसमें मुकम्मल यानी कि जो आपका पैकेज है गाड़ियाँ कितनी हैं, तीसरा ये बता दें कि कौन कौन से ऐसे वाक़यात
होते हैं इमरजेंसी में, जिनमें आपको फौरी तौर पे कॉल की जाए तो आप बर वक्त पहुंच जाते हैं? जी, तहसील में हमारे पास 2 एम्बुलेंसेस, एक फायर व्हीकल ठीक। और एक डिज़ास्टर से रिलेटेड जो है ये गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। इसके अलावा 45 लोगों का स्टाफ हर तहसील में पूरे पंजाब के अंदर मौजूद है ठीक है। और इतनी ही गाड़ियाँ हर तहसील में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ टाउन लेवल के स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, डिंगा या लाला मूसा, जहाँ पे एमरजेंसी का रेशो ज़्यादा है या आबादी ज़्यादा है, सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए, डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए वहाँ पे टाउन लेवल के स्टेशन भी बनाए गए हैं। और वहाँ पे एक हमारी एम्बुलेंस, 5 मोटर बाइक वो उन स्टेशंस के ऊपर भी मौजूद हैं। इसके अलावा एमरजेंसीज़ की अगर हम बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की सूरत में, मेडिकल एमरजेंसीज़ की सूरत में, अगर घर पे बैठे आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। इसके अलावा फायर से रिलेटेड जो वाक़यात हैं, ड्राउनिंग से रिलेटेड जो एमरजेंसीज़ हैं, डिज़ास्टर से रिलेटेड जो एमरजेंसीज़ हैं, या एनिमल रेस्क्यू, कोई मोहलक जानवर घर में घुसा है, इन सभी एमरजेंसीज़ की सूरत में आप 1122 पे कॉल कर सकते हैं और हमारी करीब 3 जो गाड़ी है वो आपकी मदद के लिए फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाती है। खारियाँ और गिरदोनवा में रोज़ाना तकरीबन कितनी इमरजेंसी आ जाती हैं आपके पास? तहसील खारियाँ की अगर हम बात करें तो 3 स्टेशन हैं हमारे पास। 3 स्टेशंस पे डेली बेसिस पे हमारे पास तकरीबन 20 के करीब एमरजेंसीज़ हैं, जिनका अच्छा। मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, फायर हैं और डिज़ास्टर से रिलेटेड एमरजेंसीज़ हैं। शोबा जो आपका है, काम भी आपका जो है, जहाँ से भी देखें इसमें ख़तरा ही ख़तरा है। लेकिन ना इस शोबे में कोई एक ऐसा भी होगा कि जिसमें ये कह लें कि आप वो काम कर रहे हैं तो तकरीबन 80% 90% ये होता है कि इसमें जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वो कौन सा ऐसे मामला या शोबा या ऐसा होता है कि जिसमें जान का ज़्यादा ख़तरा होता है? जो ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की गई है 6 महीने, उसमें हमें हर स्किल ये सिखाई गई है कि किस तरह सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, उसके बाद आप लोगों ने काम करना है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ इस तरह की एमरजेंसीज़ हैं, जैसे कि फायर से रिलेटेड एमरजेंसीज़ हैं, पीपीज़ पे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, हेलमेट है, आपका फायर सूट है, टर्न आउट गियर है, पूरे का पूरा पहना जाता है। लेकिन फायर की, जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर फायर की ऐसी एमरजेंसीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपके जान का खतरा आपको होता है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम बात करें, हर इक्विपमेंट, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉपर सीन असेसमेंट करके फिर स्टाफ जो है वो फायर फाइटिंग करता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की एमरजेंसीज़ में जान का खतरा हमेशा रहता है। लास्ट पे अपने शोबे के हवाले से लोगों को कोई गाइडलाइंस या कोई मशवरा देना चाहें इस बारे में कोई? जी बिल्कुल, 2004 में जब हमारी सर्विस का आगाज़ किया गया तो हमारा जो थीम था वो ये था कि सेविंग लाइव्स, चेंजिंग माइंड। ठीक है। 2004 से लेके अभी तक रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म पे हमने डिफरेंट ऑपरेशंस का आगाज़ किया, जैसा कि शुरू में एम्बुलेंस थी, फिर फायर व्हीकल, फिर डिज़ास्टर, फिर फ्लड, फिर पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, फिर मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस। ये सारा का सारा काम रेस्क्यू 1122 कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा हम काम कर रहे हैं वो है चेंजिंग माइंड। जब तक सोसाइटी का, आवाम का, लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा टुवर्ड्स एमरजेंसी, तब तक इसको मिनिमाइज़ करना बहुत मुश्किल है। किसी भी इदारे के लिए, किसी भी इलाके के लिए इन चीज़ों को कम करना बहुत मुश्किल है। उसमें रेस्क्यू 1122 इसके साथ साथ एक और जो काम करता है वो ये करता है कि लोगों को उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ जो फर्स्ट एड से रिलेटेड है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड है, एमरजेंसी इवैक्यूएशन से रिलेटेड है, फायर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। तो आवाम के लिए जो मेरा मैसेज है रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म से, सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बाकायदा जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो सर्टिफाइड है। ठीक है। आपने सिर्फ हमसे कांटेक्ट करना है, हमसे रब्ता करना है, अपनी एक टीम कम से कम 12 लोगों का एक ग्रुप तश्कील दें और कहीं पे भी, जहाँ पे भी तहसील खारियाँ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर आपको इस तरह की सर्विसेज, ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप हमसे रब्ता करें। हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम आपके डोर स्टेप पे आएगी और फर्स्ट एड से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड है, कम से कम जो है वो 1 डे ट्रेनिंग है और मैक्सिमम जो हमारे पास लेवल 3 की ट्रेनिंग है वो 6 रोज़ा ट्रेनिंग हमारे पास मौजूद है। ठीक है। ये तो आपने डिटेल बता दी, इस पे इसी पे आ जाए। इन ट्रेनिंग ऑलरेडी इसकी है ही, अगर इसको आप ट्रेनिंग देते हैं, वो बंदा ज्वाइन करता है या ट्रेन हो जाता है, इन फ्यूचर भी इसके कुछ फ़ायदे हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि एक तो कम्युनिटी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लोगों को हम ट्रेंड कर रहे हैं कि मिनिमाइज़ किया जा सके एमरजेंसीज़ को, हादसात को। इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर में रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास सफिशेंट नॉलेज जो है वो अवेलेबल होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और ट्रेनिंग को क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ अभी पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहिबा की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। उसके अंदर आप प्राइम मिनिस्टर जो पोर्टल है वहाँ पे अपने आप को जाके रजिस्टर्ड करते हैं और जिस मुतल्लिका तहसील या डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद हैं वहाँ पे मौजूद जो टीम है रेस्क्यू 1122 की, वो आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे ट्रेंड करती है, जो हमारे पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। और आप 6 माह तक रेस्क्यू 1122 के साथ उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हमारे साथ ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, जिसका कि डेली वेजेस के अकॉर्डिंग मुआवजा भी आप लोगों को पे किया जाता है, जो कि पर मंथ 25,000 रुपया हर जवान के लिए, नौजवान के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। और अगर वो रेस्क्यू के साथ इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो अभी ये रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, तो वो इस पे भी अपने आप को रजिस्टर्ड करके हमारा हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाए थोड़ा ज़ाती लाइफ के बारे में। जी। मैरिड है? जी मैरिड। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, बड़ा बेटा माशाल्लाह पढ़ता है, 2 अभी छोटे हैं। इन फ्यूचर कुछ ज़हन या माइंड बनाया कि किसी बच्चे को भी इस तरफ लेके आना है? माइंड जैसा कि वालिदैन ने तरबियत की कि हमेशा अच्छा उन्होंने सिखाया, पॉजिटिव सिखाया, वही कोशिश हमारी है कि अच्छा बच्चों को सिखाएं, पॉजिटिव सिखाएं, फ्यूचर वो अपना खुद चूज़ करें। हम गाइड करते हैं एज ए पेरेंट, ताकि बच्चे अच्छा जो पॉजिटिव है मुआशरे में उसी को अडॉप्ट करें। और ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बेटे की ख्वाहिश है कि मैं फोर्सेस का हिस्सा बनूं, तो इंशाल्लाह उसमें एज ए पेरेंट जो मेरा रोल हुआ, मैं इंशाल्लाह हर जगह पे उसके साथ खड़ा हूँगा और जो उसकी ख्वाहिशात होंगी, जो वो सोचता है, उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जमशेद गुलजार, अगर आज सेफ्टी ऑफिसर ना होते तो क्या होते? मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें रेस्क्यू 1122 के डिपार्टमेंट में ना होता तो मैं एजुकेशन की फील्ड में होता, क्योंकि मुझे टीच करना, पढ़ाना जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लिहाजा अगर मैं रेस्क्यू में ना होता तो शायद मैं टीचर। बचपन में शरारती बच्चों में शुमार होता था या कि शरीफ बच्चों में? नहीं, शरीफ बच्चों में, शरारती बच्चों में। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो, या कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद आता हो, बंदा सोचता है ना कि यार मैं ये भी करता रहा हूँ, या कोई ऐसा वाकया जो भूल ना सके? जो जी, जब बच्चे हैं तो फिर शरारतें तो साथ हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं कि पेरेंट्स की जो तवज्जो होती थी या पेरेंट्स की तरफ से जो गाइडेंस होती थी वो स्टडी की तरफ होती थी, जबकि एज अ चाइल्ड बच्चों की जो हमेशा से ख्वाहिश होती है खेलने की, तो क्रिकेट का बहुत शौक था। चाहे स्टडी हो, एग्ज़ाम हो, जो कुछ भी हो, क्रिकेट किसी हाल में नहीं छोड़ते थे। मार भी पड़ती थी कि बस जारी बात है, पेरेंट्स की तरफ से डांट तो फिर साथ साथ है। अदरवाइज आप पॉलिश हो के कभी भी एक अच्छे इंसान शायद फ्यूचर में कभी भी ना बन पाए अगर डांट आपके साथ ना हो। खामोश तब हैं या बातूनी? नहीं, 50-50, बहुत ज़्यादा बातें नहीं। म्यूजिक से लगा हुआ है? जी बिल्कुल। म्यूजिक कौन सा लाइक करते हैं, क्लासिकल या कोई और अपनी जैस के मतलब? अभी तो जो हिप हॉप जैसा सारा कुछ चलता है, लेकिन हाँ कभी मौके की मुनासबत से नुसरत फ़तेह अली खान को सुनना अच्छा लगता है, या गुलाम अली की गज़लें सुनना अच्छा लगता है। क्लासिकल है। हाँ जी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक अधूरी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा था उससे बढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है दुनिया में सारा कुछ प्रोवाइड किया। यही हमेशा ख्वाहिश थी कि फोर्सेस को ज्वाइन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनिफॉर्म में आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो भी अभी तक अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत हैं। जमशेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपने बताई हैं हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको भी काफ़ी चीज़ों का पता चला होगा। बातें करने को बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम का होता है प्रोग्राम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे रब्ता रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी टीम का भी कि आपने यहाँ पे मदद किया और जो इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू किससे मुतल्लिक़ थी वो आवाम तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।